महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बजट पे बात करने का मौका दिया। आज 21 जून साल का तवील तरीन दिन और तवील जद्दोजहद और फिर हमेशा की जुदाई। आज के दिन की सिग्निफिकेंस ये है कि आज मशरिक़ की बेटी, दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पैदाइश का दिन है, जो जद्दोजहद, अज़म और कुर्बानी और वफा का पैकर थीं, जो आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक इस कौम की तरक्की, बका और खिदमत का अज़म करते हुए शहीद हुई। आज मैं इस मौके पे उनकी अजीम जद्दोजहद पे उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। काश हम इन जैसे लीडरों को ना खोते। जनाब स्पीकर सर, हुकूमत उन्हीं की होती है जो दिलों में जिंदा रहते हैं। बेनज़ीर थी, आसान नहीं बेनज़ीर बनना। बेनज़ीर थी, आसान नहीं बेनज़ीर बनना। और अपनी बहन के लिए कहूँगी कि रोशन मिसाल सुबह वफा बेनज़ीर है, रोशन मिसाल सुबह वफा बेनज़ीर है, यानी मताए दस्ते दुआ बेनज़ीर है। किसने सलीब वक्त पे लिखा है खून से, किसने सलीब वक्त पे लिखा है खून से, इस मुल्क का नसीब सदा बेनज़ीर है, सदा बेनज़ीर है। जनाब स्पीकर सर, इस मौके पे मैं तमाम मुनशोदा को, उन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिविलियंस को और खुसूसी तौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए जान के नजराने दिए, दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे हमारी ऑनरेबल कलीग ने जिन्होंने अभी बात की और नेशनल इंटीग्रिटी की बात की, मैं भी यकीनन एक सूबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, उन्होंने बलूचिस्तान की बात की और यकीनन मैं अपने सूबा सिंध की बात करूँगी कि जनाब स्पीकर, इस हुकूमत के गुजरा वज़ीर आज़म की एमा पे नेशनल इंटीग्रिटी को तबाह करने के दहाने पे हैं, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई वज़ीर सिंध जाता है और कोई ना कोई ऐसी बात करके आता है जिससे सिंध वालों को, सिंध हुकूमत को, सिंध वासियों को उनका जवाब देना पड़ता है। जनाब स्पीकर साहब, सिंध वो सूबा है जो इस मुल्क की इकॉनमी को चला रहा है। जनाब स्पीकर सर, मुझे बड़े साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क के हुक्मरान हमारे सूबे के मुआशी कत्ल करने पे तुले हुए हैं। किस तरह से NFC अवार्ड, जो कि हमारा आईनी हक है, न कि सिर्फ सिंध को बल्कि तमाम सूबों को वो उनका आईनी हक नहीं दिया जाता। 3 सूबों ने अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा है कि उनको ड्यू शेयर दिया जाए। जनाब स्पीकर सर, मैं यहाँ पे बात करूंगी कि एक मिनिस्टर जाते हैं और आर्टिकल 140 की बात करते हैं और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं। हमने तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की। आप उनको, उन सूबों को देखो जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। जनाब स्पीकर सर, यहाँ पे एक और मेन इशू का, सिंध ने सेंस कंट्रोवर्शियल हवाले से CCI की जो अप्रूवल रिपोर्ट थी उस पे एतराज़ात किए हैं और स्पीकर साहब है कि इस हवाले से ज्वाइंट बुलाई जाए ताकि पार्लियामान में बहस हो और इस मामले को तय किया जाए, जो कि सिंध वालों का एक आईनी हक है, जो कि आर्टिकल 54 ये हम मान की जो है वो इजलास बुला सकते हैं। जनाब एक और कंट्रोवर्शियल इशू जो सिर्फ ने कि हमारी बहन ने बात की कि गैस जो है उनको ज़रूर मुहैया करनी चाहिए जिस सूबे से निकलती है, पहले उनका है। हमारा आर्टिकल 158 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पहले राइट है जहाँ से गैस निकलनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं जिस ज़िले से ताल्लुक़ हूँ, खैरपुर से, वो खुद गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर नहीं डिप्राइव्ड हैं, दो कि हम वहाँ से गैस प्रोड्यूस करते हैं। जनाब जाती ये है कि जिस गांव से गैस गुजर रही है, हम करेक्शंस देने के लिए भी वाकई में तैयार नहीं।
एक और बड़ा जुल्म जो हमें वफाकी हुकूमत और इरसा ढा रही है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि किस तरह से पूरा सिंध और सिंध के किसान सरापा एहतजाज थे, जो अपनी फसल को बोने के लिए रोडों पे रोडों पे तड़प रहे थे कि हमारे पास पानी पीने का नहीं है, नहीं है। इरसा उनका राइट, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था 1991 का वाटर रिकॉर्ड, उसको सबताज करते हुए सूबों से उनका पानी का हक छीन रहे हैं। जनाब स्पीकर सर, पानी की सही तरीके से तकसीम न होने की वजह से सिंध के दो बड़े अजला ठट्ठा और बदीन वाटर इंट्रूजन के शिकार हो रहे हैं। समंदर उनको निगल रहा है। यकीनन वफाक को इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए और सिंध के साथ ये जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जनाब स्पीकर सर, एक और जुल्म जो रोजगार पे डाका है, वफाक सिंध रूरल के, सिंध देही के नौकरियों पे, उनके रोजगार पे, हक पे डाका मारा है, जो मैं आपको भी ये रिपोर्ट दूंगी, जिसमें 35,000 नौकरियां वफाक सिंध रूरल की खा चुका है, जो देने के लिए तैयार नहीं। मैं इस ऐवान से मुतालबा करती हूं कि सिंध का उनका रोजगार का हक उनको दिया जाए। जनाब स्पीकर सर, यहाँ पे मेरी बहन ने नेशनल इंटीग्रिटी की बात की। ये जो किताब मैं आपको दिखा रही हूँ, मुसलसल 3 दिन इस किताब को देखने के बाद भी मुझे ये पता चला कि सिंध से उसकी डेवलपमेंट का हक भी छीना जा रहा है, सिंध की डेवलपमेंट पे डाका डाला जा रहा है। इस किताब में एक सिंध की स्कीम नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो हमारे अलाइज बैठे हैं वो क्यों नहीं बोलते कि सिंध की एक स्कीम इस किताब में नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, वफाक हमारे साथ एक ये भी जुल्म कर रहा है कि बिजली, अगर यहाँ पे वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि सरप्लस है, तो जनाब स्पीकर सर, मुल्क में 12 से 18 और 18 से 24 घंटे की लोड शेडिंग क्यों है? क्यों इस मुल्क के गरीब लोगों से जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में रहते हैं उनसे बिजली का हक छीना जा रहा है? जो घर बिल देते हैं, जो घर बिजली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको वहाँ पे नए कनेक्शंस नहीं दिया जा रहा। ये मैं अपने सूबे की बात कर रही हूँ। जनाब स्पीकर साहब, अगर यही मामला इस तरह से चलता रहा तो आप मुझे खुद बताएं कि नेशनल इंटीग्रिटी कहाँ जाके खड़ी होगी। जनाब स्पीकर साहब, सिंध वो वाहिद सूबा है जो कि इस हुकूमत का एलाई नहीं है, और शायद ये हुकूमत और उसके हुक्मरान समझते हैं कि वो हमारी आवाज़ दबाने में कामयाब हो जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, हम अपनी आवाज़ अपने हक के लिए हर वक्त बुलंद करते रहेंगे, चाहे सामने जनरल ज़िया हो, जनरल मुशर्रफ हो या ये सिलेक्टेड हुक्मरान हो। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो वज़ीर आज़म की पहली तकरीर पे लाना चाहती हूँ, जो उन्होंने 19 अगस्त 2018 को की, जिन्होंने में लंबी लंबी बातें की कि मुल्क को जो है वो कर्जे के दलदल में पिछले हुक्मरानों ने डुबो दिया और ये मुल्क जो है वो कर्जों में डूब चुका है। जनाब स्पीकर, आज पीटीआई की 3 साला हुकूमत में इस मुल्क पर 16,000 अरब का कर्जे का इजाफा हो चुका है। जनाब स्पीकर सर, हमारे मुल्क में गुर्बत की लकीर के नीचे आए हुए जो लोग हैं, उनकी अगर आप तादाद सुने तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि हम तो खैर अवामी लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं आप लोग, और इस हाउस में आते हैं, हम तो रिजर्व सीट पे हैं, हम शायद बात नहीं कर सकते क्योंकि इस हाउस के अंदर भी उनके साथ एक बायस रवैया होता है। जनाब स्पीकर सर, जो हमारी कौम, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि मुल्क का 39.3% हिस्सा जो है वो सिर्फ $3.2 पर डे कमाता है, मतलब 496 रुपये दिन का। मुल्क की 78% आबादी जो है वो सिर्फ 852 रुपये कमाती है, जो कि डॉलर्स में 5.5 है। जनाब स्पीकर सर, इस मुल्क की 40% से जायद आबादी वो सीवियर फूड इन्फ्लेशन का शिकार है, और जनाब स्पीकर सर, 2 करोड़ से जायद आबादी इस वक्त पॉवर्टी के नीचे अपनी जिंदगी बसर कर रही है। यह क्रेडिट यकीनन इमरान खान की हुकूमत को जाता है। जनाब स्पीकर सर, यहाँ पे टैक्सेस की बात हुई, यहाँ पर
इनडायरेक्ट टैक्सेस में इस मुल्क के गरीब लोगों पे 62% बोझ डाला गया है। जनाब स्पीकर सर, ये वो 62% बोझ है जो कि एक गरीब आदमी भी देगा और एक अमीर आदमी भी देगा, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, जो आप फूड आइटम्स और बिजली के बिल और गैस के बिलों की मद में लेते हैं। जनाब स्पीकर सर, दूसरी तरफ FBR ने सेक्शन 203A के तहत एक मिनी मार्शल लगाने का प्लान बनाया है, जिसके तहत इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से कम नहीं होगा, वो किसी को भी जाके इनकम टैक्स के मामले पे अरेस्ट कर सकता है। जनाब स्पीकर, ये बजट आवाम के लिए किसी पुलसरात से कम नहीं है। इस बजट में नैब के लिए 5.137 बिलियन का बजट रखा गया है। This 5.137 budget is allocated for NAB with regards to ongoing accountability in the country. जनाब स्पीकर साहब, अकाउंटेबिलिटी किसकी? अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपोजिशन की। जनाब स्पीकर सर, मैं वाइंड अप आपके प्लीज जी। जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से वीट और शुगर स्कैंडल्स के माफियाज के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे ड्रग स्कैंडल्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। इस फोरम से मैं BRT मंसूबे का जो है वो मुझे अगर नैब जवाब दे दे आपके तवज्जुह से, रिंग रोड के हवाले से हमें बता दिया जाए, ब्रॉडशीट स्कैंडल्स के हवाले से बताया जाए, बिलियन ट्रीज के हवाले से अगर बताया जाए, और ख़ास तौर पे अलीमा खान साहिबा की सिलाई मशीन के हवाले से बताया जाए, जिसमें PTI गवर्नमेंट के खुद के ऑडिटर जनरल ने 270 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ बताई थी। क्या ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी अपोजिशन के लिए है कि वो खुर्शीद शाह को बगैर किसी सबूत के 2 साल हब्से बेजा में रखे? क्या ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के लिए है? क्या ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ हमारी बहन फरियाल टालपुर के लिए है? क्या ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लीडर अपोजिशन के लिए है? जनाब स्पीकर सर, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में खिताब में कहा था, पहली तकरीर में, कि UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन इंडेक्स में दुनिया में 5 ऐसे ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहाँ पे 5 साल कम उम्र के बच्चे जो हैं उनकी वफ़ात हो जाती है, जिनमें इन्फेंट मोर्टलिटी है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट है और डर्टी पानी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जनाब स्पीकर, एक और बीमारी का बताया, वो बीमारी ये थी कि वज़ीर आज़म ने ऐसी तस्वीर उठाई और उस तस्वीर में 2 एक्सरे दिखाए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये स्टंटेड ग्रोथ के 2 बच्चे हैं। ये वज़ीर आज़म साहब की तस्वीर है, जिस पे उन्होंने कहा कि स्टंटेड ग्रोथ के 2 बच्चे हैं। एक की जो है वो खुराक अच्छी थी तो उनका जहन बड़ा हो गया, और एक की खुराक कम थी तो उनके जहन छोटे रह गए, तो उनमें जो है उनका कद भी नहीं बढ़ता और उनका जहन भी छोटा रखता है। बिल्कुल सही कहा जनाब स्पीकर, उन्होंने न कि सिर्फ उन स्टंटेड बच्चों की उन्होंने बात की, बल्कि मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए जो वज़रा जो इस असेंबली में कुछ दिन पहले बैठे हुए थे, उन स्टंटेड ग्रोन अप्स की भी बात की उन्होंने, जिनके कद तो बड़े हो गए लेकिन जहन अभी तक छोटे हैं, जिन्होंने असेंबली और इस पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया। वाइंड अप मैडम। जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर आज़म साहब से सवाल करती हूँ कि इन स्टंटेड बच्चों का, जो ग्रोन अप्स हैं जो असेंबली में बैठे हैं, उनका तो इलाज बताएं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि घबराना नहीं है, मैं हल बताऊंगा, तो प्लीज़ हम इंतज़ार करें कि हमें हल बताया जाए। और उन बच्चों का जो हकीकी तौर पे बीमार हैं, जिनका उन्होंने वादा किया था, आज उनके दूध पे उन्होंने 10 से 17% टैक्स लगा दिया। जनाब स्पीकर सर, उन बच्चों के इलाज के लिए उन्होंने वादा किया था, लेकिन 3 सालों के अंदर इन बजट बुक्स में उनके लिए कुछ नहीं रखा गया। जनाब स्पीकर सर, एक नेशनल न्यूट्रिशन एक्शन प्लान का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन वो भी इन तकारीर की जो है वो नज़र हो गया। वज़ीर आज़म खान साहब अगर अपने कौल अमल पे अमल कर दें तो फिर इमरान खान कैसे बनेंगे? जनाब स्पीकर सर, इस बजट में अवाम के ऊपर जो टैक्सेस का बोझ लगाया गया है उसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। जनाब स्पीकर साहब, पेट्रोलियम लेवी की मद में नेक्स्ट टारगेट
610 बिलियन का जो उन्होंने अचीव करना है, उसके लिए आवाम को भुगतना पड़ेगा और उनके बदले में उनको 25 से 30 रुपए पर लीटर जो है वो लेवी टैक्स की मद में देना पड़ेगा। जनाब स्पीकर सर, मुल्क में 50 लाख से ज़्यादा जो है वो नौजवान बेरोज़गार हो चुके हैं, जो कि इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने ऐलान किया था कि वो 50 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हो चुके हैं। इन किताबों में मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के नौजवानों का कोई डेटा नहीं मिला। जनाब स्पीकर सर, हमारे कौम के आगे 2.5 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट सर उठाए बैठा है। मुझे नहीं पता किसका हल Thank you कैसे जी। होगा। सर 2 पॉइंट्स रह गए। मैडम साहब जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो सैलरीड क्लास पे 10 बिलियन का गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके अलाउंसेस, उनके प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड्स पे मैं इसको कंडेम करती हूँ और ये डिमांड करती हूँ कि वो वापस लिया जाए। जनाब स्पीकर सर, इन्फ्लेशन के हवाले से बहुत बातें हुई कि महंगाई महंगाई महंगाई। आखिर में यही कहूँगी जनाब स्पीकर कि इमरान खान साहब, आप सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, आप में काबिलियत नहीं, आप में अहलियत नहीं, आप इस कौम के लीडर नहीं बन सकते। क्यों आप इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को महंगाई के दलदल में धकेल रहे हैं? जनाब स्पीकर साहब, झूठे वादे, झूठे दावे इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी सुनामी ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, अदारों को तबाह कर दिया है। ना इस मुल्क में कोई निज़ाम है और ना ही पार्लियामान थैंक का यू जी। तकद्दुस। थैंक यू। Rules of the and conduct of business in the National Assembly 2007, Rules 31, Sub-Rules 3, Paragraph G, unnecessarily cast reflection on the conduct of any person who cannot defend himself before the Assembly. तो मेरीन साहबा, वो शख्स जो इस असेंबली में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता या पेश नहीं हो सकता, तो अननेसेसरली जो है उसका नाम मुनासिब नहीं है। जो मच जी